नमस्कार। नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से हमें कुछ कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। सभी का स्वागत है, यहाँ पर सारे दर्शकों का स्वागत है। हमारे सारे अतिथिगण भी आ चुके हैं। आज भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है, उसके संदर्भ में चर्चा के लिए हम सब सामाजिक, आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में जुटे हैं। आज जो नई शिक्षा नीति जो 2020 में अभी लाई गई है, यह इस पर काम 2016 से चल रहा था। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शैक्षिक कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष 2019 में एक ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया गया, जिसको जनता के समक्ष सुझाव के लिए, विमर्श के लिए मुक्त पटल पर रखा गया। इस पर पूरे भारतवर्ष से शिक्षाविदों से, आम जनता से, संस्थानों से, वैज्ञानिकों से, इंडस्ट्री लीडर से राय ली गई और उसके बाद आवश्यक सुधार कर इसे वापस जनता के समक्ष भारत के विकास हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगा झारखंड के राज्यसभा सांसद श्री महेश पोद्दार जी को। नमस्कार सर। श्री महेश पोद्दार जी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और 1977 में इन्होंने एक उद्यम की स्थापना की थी और ये एक स्थापित उद्यमी है। इसके साथ ही ये भारतीय संसद की वित्तीय मामलों की कमेटी में भी रहे हैं। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मेंबर हैं। उसके अलावा झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से इनका लंबा जुड़ाव रहा है। सर, आपका स्वागत है चर्चा में। एमपी साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ देवाशीष जी। हाँ बिल्कुल सर, आपका स्वागत है सर, धन्यवाद। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। आज हमारे साथ सौभाग्यवश महाराष्ट्र के प्रमुख प्रधान सचिव श्री नंद कुमार जी हैं। श्री नंद कुमार जी 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस हैं और इन्होंने शिक्षा में कुछ क्रांतिकारी काम किए हैं। 2007 से लेकर 2010 तक यह छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा सचिव रहे हैं और 2015 से 18 तक महाराष्ट्र में भी शिक्षा सचिव रहे हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर सरकारी बच्चों के लिए, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशेष काम किया है और लगभग शायद 50,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण करा है प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों से।
इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में इन्होंने लगभग 20,000 शिक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर व्यक्तिगत प्रयासों से प्रशिक्षण कराया है। तो स्वागत है आपका सर, नंद कुमार सर। थैंक यू। वेलकम सर। और हमारे साथ हैं एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि, डॉक्टर प्रोफेसर सोना झरिया मिंज जी। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस से पीएचडी हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कई वर्षों से पढ़ा रही हैं, वहां प्रोफेसर थी। उसके साथ साथ ही सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए इन्होंने एक्टिविज्म भी किया है। ये जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रही हैं और आज की तारीख में झारखंड वापस लौट के आई हैं, झारखंड की बेटी हैं और सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला प्रश्न हम देवाशीष जी, हम सबकी तरफ से सोना झरिया जी को हम लोग बधाई भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं पूरे राज्य को और हम हमारे सवालों में, चर्चा में हम इनको उस बात पे उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले नीतिगत विषय पर आते हैं। हम महेश पोद्दार जी के पास आना चाहेंगे, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 आ गई। कोरोना काल में अगर भारत में कुछ पॉजिटिव होता दिखा तो एक नई शिक्षा नीति आती है, एक नई दिशा लिए हुए। इसमें मिक्स मिले जुले रिस्पॉन्स समाज से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई, कुछ लोग कहते हैं यह दिवास्वप्न है। और आप अगर देखें तो पिछले 73 साल से हम सबको साक्षर बनाने का प्रयास कर रहे थे और सबको स्कूल तक ले आने की कोशिश में लगे थे। इस बीच में ही वैकल्पिक निजी शिक्षा तंत्र ने क्या किया, गुणवत्ता के कई सारे शहरी पॉकेट बनाए और इससे एक सामाजिक विभेद भी उत्पन्न हुआ। आने वाले समय में जब शिक्षा नीति यह बात करती है कि हम सभी को गुणवत्ता आधारित शिक्षा देंगे, तो क्या सरकारी व्यवस्था यह सुनिश्चित कैसे करेगी कि व्यापक समाज फिर पीछे न रह जाए? साथ ही मेरा इनसे दूसरा सवाल ये होगा कि सन 1948 से यह बात चली आ रही है कि भारत विकसित देशों के तरह ही अपनी जीडीपी का 6% पब्लिक एक्सपेंडिचर शिक्षा में देगा, लेकिन आज भी पिछले 73 साल में हम 2% से बढ़ के 4% के इर्द गिर्द खिसक गए हैं। कहीं न कहीं लगता है हमारे देश के वित्त मंत्री को यह पसंद नहीं आता कि हम 6% शिक्षा में इन्वेस्ट करें या उसमें घुसें। तो इस पर कैसे न्याय होगा? माननीय सांसद जी, कृपया मार्गदर्शन दें। धन्यवाद देवाशीष जी। आपने जो नई शिक्षा नीति के बारे में कहा, तो ये प्रस्ताव काफी समय से लंबित था और आई गई, लेकिन कोई बदलाव नहीं हो पा रहा। एनडीए सरकार में भी इसके लिए प्रयास हुआ था। अभी ये सपना पूरा हुआ है और इस दौरान काफी विस्तृत कंसल्टेशन, मैं एक सांसद के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक साधारण जनसाधारण के तौर पे बोल रहा हूं कि कितनी बार कितने तरह के सुझाव दिए, तो ये काफी में सुझाव के बाद में ये प्रक्रिया से निकला है। रही बात आपने जो क्रांति की बात ही, भारत की आजादी क्रांति की उत्पत्ति हुई और कई संघर्षों का, तो यदि सपना नहीं देखेगा
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आएगी। खुद एक प्रश्न है कि पहले हम कैसे सोचें, ये एक मूलभूत बदलाव होने जा रहा है, इसलिए इसे हम सर आपकी आवाज He has by mistake got muted. या सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपने गलती से अपने आप को म्यूट कर लिया है। वो लाउड स्पीकर आइकन पे जस्ट एक बार क्लिक कर देंगे सर, एक आपके अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू सर। या आई एम सॉरी, ये एक तथ्य हो गया कि सीखने की उम्र जो है ना, और इतनी चीजें सीखी है, इसकी सीमाएं भी असीमित हैं। तो मैं कह रहा था कि सदियों की गुलामी के बाद जब हमें आजादी मिली, तो उस समय 6% की सोच भी जिन लोगों को थी, हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए कि 6% जीडीपी का किसी एक क्षेत्र में और ये सोच थी। लेकिन ये भी तथ्य है कि उस समय देश के समक्ष बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस थे, और आजादी के पिछले 60-70 में 4 युद्ध भी झेले हैं, और आज भी हम पड़ोसियों से कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ये एक राष्ट्र को एक निर्णय लेना साधन हमारे पास उपलब्ध है, वो किस तरफ जाए और किस चीज में हम। लेकिन ये फैक्ट है कि 6% तो नहीं, 4% भी है अगर अभी, तो हमारा जीडीपी का साइज भी इतना बड़ा हो गया है, और इस जीडीपी के खर्च प्रतिशत खर्च के साथ में जो निजी क्षेत्र में खर्च हो रहे हैं, उनको हम नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो यदि उनको भी जोड़ लिया जाए तो शायद ये 6% से अधिक हो जाएगा। और इसको भी हम नहीं भूलें कि राज्यों की भूमिका काफी प्रमुख है, बेसिकली प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में, और एक कॉलेज लेवल तक में उनकी भी बहुत, और उनका बजट भी काफी बड़ा होता है। लेकिन राज्यों की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन अभी एक चीज मैं कह सकता हूं कि देश के हर नागरिक को जो न्यूनतम सुविधाएं देने का जो लक्ष्य मोदी जी की सरकार ने रखा है, उसमें चाहे वो बिजली हो, पानी हो, बहुत सारी चीजें हैं, उस शिक्षा भी है, और शिक्षा के लिए धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। हाँ, ये बात अवश्य है कि थोड़ा आगे होगा या थोड़ा पीछे होगा। अभी हम ये मान के चलें, एक प्रधानमंत्री जी की बात जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, क्योंकि एक बार कई डिबेट में भी मैं सुना हूँ, कई एक राज्यों से एक हायर इंस्टीट्यूट की भी डिमांड करते हैं कि किस तरह से पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार ने अधिक राशि
की है इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें जो आप सुनते आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इस पे जीडीपी के आंकड़ों में हम लोग नहीं उलझे, हम ये देखें कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करना हो, वो धन के कारण यदि कोई रुक रहा हो, वैसे वैसे उदाहरण आपको शायद नहीं मिलेंगे। धन्यवाद सर। देवाशीष जी, बहुत अच्छे से आपने जी सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर वो भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का सपना देख रहे हैं, विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, तो जीडीपी का 6% कोई बड़ा इश्यू होगा। और उम्मीद है कि हम अगले 2-4 साल में उस ओर बढ़ेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप लोग के कुंवर जी, सहयोग और आप मार्गदर्शन। हो सकता है हम लोग जी अगला अगला जो हमारा प्रश्न होगा, हम चलना चाहेंगे प्रधान सचिव श्री नंद कुमार जी के पास। उनसे मेरा प्रमुख प्रश्न यह होगा कि एक बहुत बड़ा संशय है आम मानस में कि 10+2 व्यवस्था की जगह 5+3+3+4 की व्यवस्था आ रही है। इसके क्या मायने होंगे, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा? पहला। दूसरा, पूरी शिक्षा नीति उठाकर देख लीजिए तो जगह जगह यही बात होती है, लर्निंग हाउ टू लर्न, फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। उसके बाद तो इन सारी चीजों की बातें होती हैं, तो इसमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा कोई रेडीमेड मॉडल है क्या। थोड़ा मोड़ा हम इसको अगर गंभीरता से अध्ययन करते हैं, और आपने जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की थी, उसको देखते हैं तो थोड़ा दोनों में साम्य दिखता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, जो इतनी सारे फिलोसॉफिकल बातों को लेकर शिक्षा नीति लेकर आती है, क्या यह सही में ग्राउंड में इंप्लीमेंट हो जाएगा? इसको लेकर बहुत बड़ा संशय है आम जनमानस में। तो कृपया इस पे प्रकाश डालें श्री नंद कुमार जी। प्लीज अनम्यूट धन्यवाद देवाशीष जी। हाँ, अनम्यूट कर लिया, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो धन्यवाद देवाशीष जी। पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बाकी दोनों पैनलिस्ट बहुत गण्यमान्य है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मैंने 2 राज्यों में शिक्षा सचिव का काम किया है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, स्कूल एजुकेशन में। और महाराष्ट्र में जब थे तो ये बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र आर्थिक दृष्टि से तो टॉप 3 में है इंडिया में, और असर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र 16वें-17वें रैंक में दिखता है, तो उसको सुधारो। और मुझे शिक्षा सचिव बनाया गया, और मुझे शिक्षा में इंटरेस्ट है ही। तो हमने उसका पूरा स्टडी करके देखा, तो बच्चों को पढ़ना नहीं आता, और अभी भी असर का रिपोर्ट है कि शुरू के 5 साल में 5वीं पढ़ने के बाद भी आधे बच्चों को पढ़ना नहीं आता पूरे देश का। तो हमने उस पे काम करना शुरू किया, तो ये दिखा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसको बोलेंगे, यहाँ पे जब 5+3+3+4 की बात हो रही है, तो एक स्कूल का क्लस्टर था, 40 स्कूलों का क्लस्टर था सातारा जिले में, कुमठे बीट। वहां पे 100% बच्चों को पढ़ना आता था। और धीरे धीरे और हम गहराई में घुसे, तो दिवाली से पहले पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ना आ जाता है 100% को, जबकि पूरे देश में 5 साल बाद भी नहीं आता, तो यहाँ दिवाली से पहले आ जाता है। तो करते क्या थे वो लोग कि वो आंगनवाड़ी के बच्चों को 3 महीना पहले अपने स्कूल में डाल देते थे, जो कि अभी शिक्षा नीति में लाया गया है। आप देखेंगे जब फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी जो बोले गए FLN, उसमें वो कह रहे हैं कि हम 3 महीना पहले उनको प्ले वे मेथड से सिखाएंगे। उसमें और एक बात कही गई है कि कहीं भी पढ़ रहे हो बच्चे, लेकिन 5 से 6 की उम्र में, जो 6 साल में स्कूल में आते हैं, 5 से 6 की उम्र में उनको प्री प्राइमरी सिखाया जाएगा।
और जितनी भी आंगनवाड़ियां या किंडरगार्टन वगैरह चल रहे हैं, उन सभी जगह एक एक ही प्रकार की पेडागोजी आ जाएगी। इस नीति का अर्थ ये है। तो आंगनवाड़ी पहले केवल एसएनएस सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देता था और केवल खेलते रहेंगे ऐसा था बच्चों का, तो उसमें थोड़ी मोड़ी पढ़ाई आएगी। और इसलिए आंगनवाड़ी में जो 3 से 6 उम्र के बच्चे हैं और स्कूल के पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे, तो 3+2 ये मिला के 5 हुए। और ये पांचों का पेडागोजी इंटीग्रेटेड हो जाएगा, सबके सब एकदम आंगनवाड़ी बंद होके स्कूल में होंगे वगैरह ऐसा नहीं है। उसमें 4 पर्याय दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। आंगनवाड़ी भी चलेंगे, KG1 KG2 जो चलते हैं वो भी चलेंगे, स्कूलों भी चलेंगे, और सबके सब एक साथ वाले भी चल सकते हैं। 4 पर्याय दिए गए। तो इस तरीके से 8 साल के उम्र तक का बच्चों का एक टाइप का पेडागोजी होगा, इसको 5 बोला। और फिर तीसरी चौथी पांचवी एक ही टाइप का होगा, अभी भी स्कूलों में होते हैं, तो 5+3। छठवीं सातवीं आठवीं भी स्कूलों में होते हैं, वो भी +3। रियल प्रॉब्लम था जो 10+2 सिस्टम में जो प्रॉब्लम था कि 9वीं 10वीं अलग से खड़ा हुआ दिखता था और 11वीं 12वीं अलग से खड़ा हुआ दिखता था। इतना अनइकोनॉमिकल हो जाता था वो कि विषयवार शिक्षक देना पड़ता है। 9वीं 10वीं में एक ही शिक्षक सारे विषय पढ़ा डाले या 2-3 शिक्षक, ये होता नहीं है। और फिर वो 40 भी बच्चे हैं या 80 भी बच्चे हैं तो बहुत खर्च भी आता था और हम एक्सपर्ट टीचर्स नहीं दे पाते थे। अब 9वीं से 12वीं एक साथ होंगी, 4 कक्षाएं होंगी, तो वो फिर 5 या 7 शिक्षक देते हैं, वो दोनों को सिखा लेंगे। तो ये बहुत फायदे का हो गया दोनों स्तर पे कि बच्चों को 5 साल इंतजार करना पड़ता है, अभी पढ़ना नहीं आता, वो जल्दी हो जाएगा। और शिक्षा नीति में कहा भी गया है कि तीसरी तक के बच्चों को 2025 तक 100% बच्चों को हम पढ़ना सिखा देंगे। ये अलग से इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। तो ये बहुत फायदे की बात हो गई। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे देशों का उदाहरण है कि शुरू के उम्र में बच्चों को पढ़ना आ गया तो फिर बहुत प्रगति करते चले जाते हैं। और यदि उस समय नहीं आया तो MIT का एक रिसर्च है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, कि उस समय पिछड़ गया बच्चा तो फिर कभी भी फिर से पकड़ नहीं पाता है। तो उसका बहुत बढ़िया ध्यान दिया गया है शिक्षा नीति में और ये बहुत स्वागतार्ह है। अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। दूसरी बात जो आपने कही कि कोलैबोरेटिव लर्निंग और जो 6th ग्रेड ऑनवर्ड्स स्किल वगैरह की बात है, तो इंटरनेशनल लेवल एजुकेशन, तो मैं आपको बता दूं कि जब शुरू में लगभग 500 पेज का ड्राफ्ट रिपोर्ट आया था, उसमें ये अंतरराष्ट्रीय शब्द या ग्लोबल वर्ड नहीं था। और जब राज्यों में कंसल्टेशन हुआ तो हम भी यहाँ पे बॉम्बे में भी हमको बुलाया गया था कंसल्टेशन में, और मैंने एग्जैक्टली ये बात कही थी। तो ऐसा नहीं कि मैंने कहा इसलिए आ गया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब ग्लोबल शब्द बार बार यूज किया गया है स्कूली एजुकेशन में भी, शिक्षा नीति में, और ये स्वागत योग्य बात है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि भारत देश नौजवानों का देश है और बाकी दुनिया के खासकर जो आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं वो सब बूढ़े हो चले हैं, तो उनको लोग चाहिए। तो अभी तक क्या है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और भारत देश में ही एम्प्लॉयमेंट तैयार करने की बात करते हैं। यदि कोई बच्चा चला जाता है तो इंजीनियर डॉक्टर बन के जाता है, फिर उसमें भी ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन की वगैरह बातें करते रहते हैं। एक्चुअली इंडिया को वर्ल्ड सप्लायर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बनना चाहिए। अब वो बात इतना स्पष्ट नहीं लिखा गया है शिक्षा नीति में, लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा जब स्कूल में दे देंगे तो मैं बता दूं कि अभी हम कुछ सरकारी स्कूलों में, गांव के स्कूलों में, और ये कोरोना वगैरह होने के कारण ऑनलाइन सब कुछ हम लोग भी ऑनलाइन ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जापानीज सिखाया गया और वो न्यूज जापान तक पहुंच गया, टाइम्स ऑफ इंडिया छपा और जापान तक पहुंच गया, और वहां से फोन आ रहे हैं, अरे जापानीज सिखा रहे हो क्या, हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे। तो जितनी कोशिशें हुई दुनिया में, मैंने स्टडी किया है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की कोशिश हुई है तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हैं और हम तीसरी चौथी के बच्चों को सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3 भाषा फॉर्मूला है, वो उतना कवर नहीं करता है। अंग्रेजी को हम एक फॉरेन लैंग्वेज मान के चल रहे हैं और बाकी 2 इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। मुंबई वगैरह में फ्रेंच और इंग्लिश सिखा देते थे, तो उनको कहा गया है कि एक इंडियन लैंग्वेज और सीखो। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के हिसाब से जो करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग में, बच्चों का लर्निंग का स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है और वो 3-4 महीने में सिलेबस पूरा कर डालते हैं। तो रियल प्रश्न ये होता है कि इन बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा करें, ये तो खत्म, ये प्रॉब्लम ही नहीं रहती है। अब क्या दें इनको पढ़ने के लिए, तो फिर बात होती है कि अगली कक्षा पढ़ा दो, फिर उसकी और अगली कक्षा पढ़ा दो, तो कितनी अगली पढ़ाओगे।
क्योंकि इतना तेजी से सीख रहा है बच्चा। और तब फिर होता है कि बच्चों को इंग्लिश बोलना पहले सिखाओ, फिर जापानीज सिखा दो, चाइनीज सिखा दो। तो जिन जिन देश में, जो बड़े देश हैं जहां पे बहुत एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पे उद्योग धंधे हमारे इंडियन लोग जाके कर सकते हैं, उन सभी देशों की भाषाएं सिखाएं। ये धीरे धीरे हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम, हालांकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और ये गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट नहीं बना है अभी तक, लेकिन ये संभव हो रहा है और बच्चों को बहुत मजा भी आ रहा है। तो लेकिन ये कोलैबोरेटिव लर्निंग से होता है। केवल टीचर पढ़ाएं तो वो पेडागोजी जो चेंज होगा, और इसमें आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा नीति में गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन वाला एक अलग से क्लॉज रखा है और बहुत ही स्वागत योग्य है। करना यह है कि गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन प्लस FLN है ना, सभी बच्चों को पढ़ना है। इन दोनों चीजों को एक साथ सोच के देखें तो बच्चे इतना तेजी से सीखते हैं कि हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ही भारत देश का खत्म हो जाएगा। और ये सारी सोच आई वो हम जब सरकारी स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल, और वो भी मराठी मीडियम के स्कूल के इंटरनेशनल स्कूल बोला और गांव के स्कूल को इंटरनेशनल बोला, वहां से ये सोच आई और उन स्कूलों ने करके दिखा दिया और उससे एक मॉडल बन के आ रहा है जो पूरे देश को करना चाहिए। तो उतने क्लियर तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं लिखा गया, लेकिन जो महाराष्ट्र में सफलताएं मिली उसकी चर्चाएं हुई। उस समय जब चर्चाएं हो रही थी कंसल्टेशन प्रोसेस में, उस समय ये बातें कही गई और वो बातें अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ गई है। और अब मैं बता दूं, 2 राज्यों में बहुत तेजी से ट्रेनिंग चल रहा है और कल या परसों से हम लोग हरियाणा शुरू करने वाले हैं। 2 राज्य मतलब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अभी चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के ये कोरोना काल में ही 50,000 टीचर को ट्रेनिंग दिया गया। तो आपने कहा कि मैंने 50,000, जिंदगी में तो मैंने 10 लाख टीचर को दिया होगा, तो लेकिन ये कोरोना काल में 50,000 को दे दिया। अब हम हरियाणा जा रहे हैं, फिर यूपी जाएंगे, हिमाचल, और कुछ रास्ता बना तो हम झारखंड में भी देंगे। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाता है, 6 दिन का 2-2 घंटे का होता है और टीचर भी खुश होते हैं क्योंकि उनका काम कम हो जाता है। बच्चे खुश होते हैं क्योंकि बहुत तेजी से सीखने को मिलता है और बहुत मजा आता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि ये बातें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आ गई है और ये देश के लिए एक उज्जवल भविष्य दिखाता है। इम्प्लीमेंट करते समय इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। फील्ड में क्या अच्छा हो रहा है उससे भी सीखें, मतलब केवल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के उसी पे चर्चाएं ना करते रहें एकेडमिकली। फील्ड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उनसे सीख सीख के करेंगे तो बहुत फायदा होगा और बहुत तेजी से होगा। थैंक यू देवाशीष। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने काफी अच्छे से समझाया। या तो इसमें एक सवाल छोटा सा मेरा ये है कि ह्यूमन रिसोर्स फॉर कैरिंग दिस काइंड ऑफ चेंज, ऐसे बदलाव को ले चलने वाले मानव संसाधन को आपने कैसे परखा, या फिर सामान्य मानव संसाधन को आपने इस चेंज के लायक कैसे बनाया? एक तो हम पूंजी आपसे जानना चाहेंगे। दूसरा, श्रोता का प्रश्न है कि अगर अपनी भाषा में, 3 भाषा में या मातृभाषा में शिक्षण होने लगेगा 5वीं कक्षा तक, तो ये प्राइवेट अंग्रेजी मीडियम विद्यालयों का क्या होगा जिनकी दुकान काफी चली हुई? ऐसा हमारे एक श्रोता पूछ रहे हैं। देखिए, ये पॉलिसी में जो लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, तो ये पहले भी लिखा गया था। एक्चुअली राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी लिखा गया है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार लिखा गया है, ये सबकी इच्छा है और ये शिक्षा शास्त्र भी यही कहता है, सभी एजुकेशनिस्ट भी यही कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी सीखने की जो चाहत है हमारे देश में, वो है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले चले जा रहे हैं। तो मुझको लगता है कि ये शास्त्रीय दृष्टि से बोलना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बहुत कठिनाई आएगी। इसका एक अल्टरनेटिव मॉडल है जो हम लोग कर रहे हैं, यदि वो पॉलिसी में अभी लिखा नहीं गया है क्योंकि ऐसा कहीं हो नहीं रहा था भारत देश में। अब चूंकि होना शुरू हुआ है तो हम धीरे से उसमें शिफ्ट हो सकते हैं कि मदर टंग मीडियम स्कूल के बच्चे, मैंने कहा कि वो जापानीज सीख रहे हैं, तो जापानीज पहले मराठी सीखते हैं, फिर इंग्लिश सीखते हैं, फिर जापानीज सीखते हैं बच्चे। तो जापानीज इज लैंग्वेज नंबर 3 और उतना टाइम बच्चों के पास है। तो जिस दिन हम ये दिखा देंगे कि मदर टंग मीडियम स्कूल के बच्चे अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानते हैं, बोलते हैं, वो काम भी चल रहा है। मैं बता दूं, पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अच्छे शिक्षक और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के वो बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस लॉकडाउन पीरियड में पूरा कर लिया, वो एक दूसरे अच्छे शिक्षक उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
और दोनों राज्य के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और दोनों राज्य के शिक्षक एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो ये एक नया युग है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, तो कोई भी कहीं का भी शिक्षक कहीं के भी बच्चे को पढ़ा देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी इतनी बड़ी बात सोची नहीं गई है, लेकिन तब कोरोना भी नहीं आया था और तब जूम और ये सब जो हम इतने सारे मीडिया जो यूज कर रहे हैं ना, गूगल मीट, ये सारी बातें भी उतनी उपयोग में तब नहीं आ रही थी। तो हो सकता है अब चूंकि उपयोग में आ रही है, तो हम सब ह्यूमन बीइंग है, वी कीप लर्निंग। हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर स्टेट्स बहुत जल्दी इसको पॉलिसी में ले आए। तो ये, और एक बार जब बच्चे इंग्लिश सीख जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल का भूत ही खत्म हो जाएगा। उसकी जरूरत भी, घाटे का सौदा है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आता है तो मजबूरी में लोग भेजते हैं वहां। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम वापस आपके पास एक सवाल लेकर लौटेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर सोना झरिया मिंज मैडम हैं। तो ये हायर एजुकेशन में इनका लंबा कंट्रीब्यूशन रहा है और उसमें भी कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अभी अभी नई शिक्षा नीति जो है वो हायर एजुकेशन में बात करती है मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम की। मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम, क्रेडिट बैंक्स, उसके बाद 1 ईयर सर्टिफिकेट, 2 ईयर डिप्लोमा, 3 ईयर एडवांस डिप्लोमा, 4 ईयर डिग्री, एनी टाइम मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स की बात करता है। तो आपका इतना लंबा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, तो आप इस पे बताएंगे कि क्या ये संभव है और इसके होने से क्या लाभ होगा कि एक स्टूडेंट कंप्यूटर के साथ में अगर एग्रीकल्चर पढ़ रहा होगा, इसके क्या लाभ होंगे? ठीक है, आज की इंडस्ट्रीज मल्टी डिसिप्लिनरी है, लेकिन इसके मॉडल्स कहाँ स्थापित हैं और कैसे आप इसमें लाभ देखती हैं? साथ ही झारखंड जैसा राज्य जहां GER हायर एजुकेशन में 20% से नीचे है, वहां 50% कैसे और कब तक अचीव होगा, आपको क्या लगता है मैडम? थैंक यू देवाशीष जी, थैंक यू फॉर मुझको आपने इस पैनल में इंक्लूड किया। MP मिस पोदार से मेरी बातचीत अभी कुछ ही समय पहले हुई और जान पहचान हुई, एंड आज देखने का मौका मिला। और नंद कुमार जी के बारे में सुना तो था, आज उनको भी देखने का मौका मिला। तो आप लोग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और चर्चित, और आप लोगों के भी बहुत बातें हम लोगों को, जो भी कि अपने अपने यूनिवर्सिटी में हम लोग टक अवे रहते हैं, पर सुनने को, और आपके ये महाराष्ट्र वाली केस को तो मैंने टेलीविजन में भी देखा था नंद कुमार जी। सो डेफिनेटली आप भी उन कुछ लोगों में से हैं जो कि हम उंगली पर गिनना चाहें तभी केवल गिन सकते हैं, उसमें भी आप आते हैं। देवाशीष जी, आपने हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के लिए अभी हमारी नई शिक्षा नीति में क्या संभावनाएं हैं उसकी चर्चा की। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा मिसफिट हो जा रही हूँ इस चर्चा में शामिल होने के लिए होते हुए, क्योंकि मुझे उतनी ज्यादा उम्मीदें मुझे नहीं नजर आ रही हैं इस नीति में। खैर, कुछ बातें तो शब्दों के खेल के भी होते हैं, और हो सकता है मैं उन शब्दों को थोड़ा ज्यादा दिल से ले रही हूँ। तो अगर दिल की बात लिया जाए और दिमाग से अलग किया जाए तो तो मतलब जबकि पढ़ने से और पढ़ने वाले से, और हम स्पेशली हायर एजुकेशन में, जो भी कि मैं कंप्यूटर साइंस की मैथमेटिक्स की स्टूडेंट रही हूँ और कंप्यूटर साइंस पढ़ा और पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से डेवलप करते हैं, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का तात्पर्य यही था कि एम्बिग्विटी को कम किया जाए, और इसलिए अगर एक भी शब्द का इस्तेमाल होता है कहीं पे तो उसका केवल एक ही अर्थ निकलना चाहिए, अनेक नहीं। पर खैर, ये नेचुरल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच का फर्क है, और इसलिए मुझे कुछ बातें मतलब एकदम कवर पेज से ही बहुत ही इनवाइटिंग या एक्साइटिंग नहीं लगी। मैं केवल एक दो शब्दों की चर्चा करना चाहूंगी, और इसलिए फिर मेरा दिल जैसे कि बैठा जा रहा था, और बहुत ही आशा की ये से मैंने फिर भी डॉक्यूमेंट को पढ़ने की कोशिश की, और एक दो बातों पर तो मैं चर्चा करूंगी। परंतु ये बोलना कि क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास
क्वालिटी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नहीं है। हो सकता है कि ये हमारा यथार्थ है, परंतु जो नहीं है उस पैमाने तक, तो उनको लाने के लिए, उस स्तर तक लाने के लिए क्या क्या प्रयास और क्या क्या होगा, उसकी चर्चा हो या उसके लिए प्रयास हो। और उसी तरह हाँ, सेक्शन 17 में भी हम देखते हैं कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च। अरे रिसर्च तो रिसर्च होता है और इसकी क्वालिटी एक मिनिमम क्वालिटी होती है, ये सबको पता है। बिकॉज अनलेस दैट रिसर्च, वो रिसर्च की चर्चा और केवल उस एरिया में रिसर्च करने वालों को ही पता लग सकता है। मैं कंप्यूटर साइंस की बातचीत करने लग जाऊं तो वो किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा, तो वो जागन या फिर कालाक्षर भैंस बराबर वाली बात भी हो जाएगी। बट मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी हम लोग इंटरनेशनल और ग्लोबल टर्म्स को भी यूज कर रहे हैं, तो अगर हिंदी में भी रिसर्च हो रहा है, जो कि साइंस के अनलाइक साइंस जिसमें शायद रिसर्च अक्रॉस द ग्लोब हम लोग उस कंपटीशन या उस रैट रेस में लग जाते हैं, परंतु अगर हिंदी में भी रिसर्च हो रहा है तो कुछ या किसी हमारी भारतीय भाषा में भी रिसर्च है, तो रिसर्च के कोई पैमाने हैं जिसको मीट करना तो हर एक का दायित्व होता है। ये अलग बात है कि एज अ रिसर्चर क्या मैं उस पैमाने को मीट करने की इच्छा रखती हूँ, या मैं एज अ सुपरवाइजर मैं क्या ड्राइव कर रही हूँ अपने स्टूडेंट को कि उस पैमाने तक पहुंचो, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। और इसलिए हम कुछ इन शब्दों को क्वालिफाई इस तरह से एडजेक्टिव से ना करें तो अच्छा होगा। उससे ये पता चलता है कि हम एक पैमाने की ओर जा रहे हैं, और जब हम ये शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं तो पता लगता है कि कुछ क्वालिटी वाले हैं और कुछ नहीं है, और जो नहीं है तो नहीं है, यू नो। तो जबकि सबको एक ही बैंड वैगन में होना है। सो टू बिगिन विद दैट, नाउ टू कम आपके प्रश्न का ये देने के लिए, मैं ये बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैंने मतलब हायर एजुकेशन से पहले शुरू से पढ़ना शुरू किया था। खैर अब मेरे पहले पेज और इंडेक्स को पढ़कर थोड़ी सी निराशा के बावजूद मैंने जब पढ़ना शुरू किया, और जैसे सेक्शन 4 में है, जिसमें 4.11 में है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, और अभी नंद कुमार जी ने ये भी बतलाया और सीक्वेंस बतलाया, दैट सीक्वेंस नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड, कि पहले मराठी सीखा, उसके बाद इंग्लिश सीखा, उसके बाद थर्ड लैंग्वेज सीखा, यू नो। तो और अगर हम फूले दंपति के एक्सपेरिमेंट को और उनके ये को भी याद करें कि उन्होंने शिक्षा जब शुरू की तो उन्होंने इंग्लिश को भी इंक्लूड किया, मतलब कि पहले तो मराठी में कर रहे थे और उसके बाद इंग्लिश पर इंसिस्ट किया और उसके बाद तीसरी भाषा में गए थे। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के लिए तो हमें फूले दंपति को क्रेडिट देना जरूरी है। परंतु मैं साथ साथ ये भी बतला दूं, चूंकि मैं आदिवासी हूं और मैंने कई एक पॉकेट्स जहां शिक्षा को लेके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और अभी से नहीं, मतलब कम से कम पिछले 20 साल से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और मदर टंग एजुकेशन के को लेके, तो इन पॉकेट्स में क्या होता रहा है कि 5वीं कक्षा तक बच्चों को अपनी मातृभाषा मतलब आदिवासी भाषा में ही इनफॉर्मल स्कूल के फॉर्मेट में ही, क्योंकि उनको फॉर्मली कहीं एग्जाम नहीं दे पाते थे। खैर उस तरह कोई बोर्ड नहीं है तो वो कंपल्शन भी नहीं था। तो 5वीं कक्षा तक उनके गांव में करिकुलम जो बाहर है उसी के पैरेलल करिकुलम करके कोई उतने क्वालिफाइड टीचर नहीं थे, पर उन्हीं के द्वारा शिक्षा दिया जाता था। उसके बाद उनको लाकर मेन स्ट्रीम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दूसरे स्कूल में जहां तमिल मीडियम में या उड़िया में या बंगाली में शिक्षा होती थी, या तो मैं झारखंड की बात बोलूं तो यहाँ एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जहाँ कुड़ुख में बच्चे 5 क्लास तक पढ़ते और उसके बाद इंग्लिश, तो उसके बाद 5वीं कक्षा के बाद इंग्लिश, बल्कि उन गांवों के बच्चे अपनी मातृभाषा कुड़ुख के बाद केवल इंग्लिश समझते, हिंदी भी नहीं जानते, गांव के बच्चे। तो इसलिए एक बार किसी स्कूल में इस तरह से पढ़ाई शुरू हो जाती तो वो दूसरी भाषा मदर टंग के बाद की जो भाषा, जो स्कूल की भाषा है, वो घर पहुंच जाती है। और यही हुआ कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जब हिंदी माध्यम से स्कूली पढ़ाई शुरू हुई तो
हमने अपने मातृभाषा को कितना पकड़े रखा या ना रखा, पर स्कूल की भाषा हमारे घर में आ गई। और उसके बाद हम लोगों ने फिर संस्कृत भी सीखा। मैंने तो संस्कृत भी पढ़ा है और इंग्लिश भी पढ़ा है, बल्कि संस्कृत चौथी कक्षा में मैं पढ़ने लगी और अंग्रेजी मैंने छठी कक्षा में ABCD लिखना सीखा। और तो इसलिए एक वो तो जो नंद कुमार जी ने शेयर किया वो बहुत जरूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के समय की बात। और अब मैं आती हूँ कुछ यहाँ टारगेट्स हैं, टाइमलाइन है, और जैसा आपने सही प्रश्न किया देवशीष जी कि क्या ये 10 साल में अचीव हो पाएंगे, मेरा ये मानना है अगर मातृभाषा से स्कूली शिक्षा शुरू हो, पहले 5 वर्षों की शिक्षा शुरू हो, उसके लिए उससे पहले नंद कुमार जी टीचरों को तैयार करने की बात कर रहे हैं। टीचर उस तरह से शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं, करिकुलम प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद ये इस तरह की शिक्षा शुरू की जाए, तो ऐसे बच्चे हायर एजुकेशन में 10 साल में नहीं पहुंचेंगे, 15 साल में शायद पहुंचेंगे। तो इसलिए हमें 15 साल का टारगेट अगर रखा होता तो that could have been much more realistic। ये मेरा मानना है। Hopefully I'm wrong। तो ये एक बात है। Now to come to वो आपने कहा multiple exit वाली बात है ना। Now my fundamental question is अगर हमारे फाउंडेशन सही नहीं हो रहे हैं, जैसे नंद कुमार जी ने कहा कि 5 कक्षा तक बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पर अगर मिस्टर पुदार से मेरी बातचीत हो रही थी, हम लोग जैसे स्कूलों से पढ़कर आए हैं, मेरे ख्याल से ऐसी संभावना ही नहीं थी पुदार जी, है ना, कि पहली कक्षा के बाद कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। जो भी हमारे पास किताबें नहीं थी पहली कक्षा में, हम केवल स्लेट लेकर स्कूल जाया करते थे और स्कूल में चार्ट हुआ करते थे जिनसे हम लोग पढ़ना सीखते थे और पढ़ना सब सीख जाते थे। हमारी पहली कक्षा शायद मिस्टर पुदार भी याद करेंगे कि क्लासरूम के अंदर जितना टाइम हम बिताते थे, क्लासरूम के बाहर ही उतना ही टाइम बिताते थे। मैंने गणित वो छोटी छोटी गोटियों से और खपाची से सीखा था, और पेड़ पौधों के पत्तियों के आकार से और उनके सीजन्स के बारे। और मुझे अभी भी याद है कि कितने तरह के बादल होते हैं, बादलों के नाम मेरे टीचर्स ने सिखाया था, सीजन्स के नाम सिखाए थे। कोन, हम अभी केवल 4 दिशा की बात करते हैं, पर हम लोगों को कोन के भी नाम पता थे। और हमें बहुत सी बातों को गानों के माध्यम से हमारी पहले कक्षा में सिखाया जाता था। तो इस तरह से एक कल्चरल टच भी आ जाता है अगर हम मदर टंग एजुकेशन की बात करें। और उस समय की जो सीखी हुई बात होती है ना, ये केवल मेंटल ये नहीं रहती, उसको मुझे लगता है हमारी पढ़ सकने की एबिलिटी भी आजकल जिस तरह से प्रेशर के तहत सभी चीज हो रही है उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि हम एंजॉय करते थे। अभी भी मैं मानती हूँ कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ की बच्चे अभी भी लॉकडाउन के समय बच्चे भी परेशान हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं नहीं स्कूल जाना है, क्योंकि वहां दूसरों के साथ इंटरैक्शन करने का मौका मिलता है। माता पिता भी अभी परेशान हो जा रहे हैं कि कैसे कोप अप करवाएं अपने ऑनलाइन शिक्षा को। और इस जो भी कि कोविड की परिस्थिति कभी भी किसी ने फोर्सिंग नहीं किया था और इसलिए सब लोग एक साथ कोप कर रहे हैं, वो एक बात है। परंतु मेरा स्ट्रेस है फाउंडेशन पे। अगर फाउंडेशन के साथ बच्चे अच्छे फाउंडेशन के साथ कॉलेज में आ रहे हैं और तब जितना वो सीखना चाहते हैं पहले फर्स्ट ईयर जितना वो सीखना चाहते हैं उतना सीख के वो निकलते हैं, तो ये ऑप्शन एक बात है। 2 साल के बाद वो निकलना चाहते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी हैव गॉट अंडरग्रेड ऑफ 3 years and 4 years, है ना, 2 ऑप्शंस है, वो तो फुल डिग्री के लिए। बट एग्जिट के मामले में क्या हम कोप नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए निकाले जा रहे हैं, या मैं निकलना चाहती हूँ इसलिए मैं निकल रही हूँ? You know, that question is not being answered. I mean, एक sadist attitude ये भी है इसका कि क्या हम ड्रॉप आउट रेट्स को एड्रेस करने के लिए सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं? I mean, that is a sadist way of looking at it. परंतु क्या ऐसा करने से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी? तो एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम अनएम्प्लॉयबल इंजीनियर्स को फुल थोक के भाव में प्रोड्यूस कर रहे थे।
उसी तरह से थोक के भाव में हमारे कॉलेजेस से भी लोग पढ़कर निकल रहे थे। अगर उनमें से कितने % लोग पढ़ना चाहते थे और कितने % तिल तिल ये करके पढ़ रहे थे, ये बात अलग है। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जो उनको एग्जिट का ऑप्शन अगर दिया जा रहा है, क्या वो ऑप्शन इसलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद था पर मैं इतना ही पढ़ना चाहती हूँ और इसलिए मैं एग्जिट करना चाहती हूँ, इज दैट एप्लीकेबल? या मैं कोप नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मुझसे बोला जा रहा है कि आप एग्जिट करो, you know, so that needs to be also checked here, क्योंकि वो मल्टीपल। और अगर मुझे अभी so therefore another thing कि अगर मुझे एग्जिट का मौका मिल रहा है तो क्या मुझे री एंट्री का मौका दिया जाएगा? You see, तो कभी भी, क्योंकि अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो लेट अस बी फ्लेक्सिबल इनफ कि मुझे प्रेशर है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ऐसे आ गए, अब ये मेरी 1 साल की स्टडीज की भी गुणवत्ता है, मेरी 1 साल की सर्टिफिकेट की भी वैल्यू मार्केट में या इंडस्ट्री उतना ही करेगी जितना मतलब चाहिए और मेरी एम्प्लॉयबिलिटी के साथ मैच करता है मेरा 1 साल का सर्टिफिकेट या 2 साल का डिप्लोमा या 3 साल की डिग्री, एंड देयरफॉर आई मे हैव लेफ्ट, और अब मेरी परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं, एंड देयरफॉर आई वुड लाइक टू कम बैक and then resume and complete my degree because now I want to again, you know, तो वो वाले ऑप्शन है कि नहीं? I think that needs to be also looked at, और so अगर, और एक और चीज I think जब inclusive और equity की बात हो रही थी, I think there is one more area that needs to be really seriously looked at. जब हम इस तरह के ऑप्शन ला रहे हैं और क्वालिटी की तरफ स्ट्रेस है, तो आई थिंक देयर इज वन एरिया व्हिच आई थिंक आई एम लीस्ट केपेबल ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, बट थोड़े हमारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हैं इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि चिल्ड्रन इन स्कूल, दोज हु हैव स्पेशल लर्निंग एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज, जैसे भी बोले, आई मीन टू फॉर देम टू टेक सर्टेन ऑप्शंस, क्योंकि मेरा सुनकर मैं बहुत अच्छा सीख सकती हूँ, पर मैं, हो सकता है मैं लिख नहीं सकती, देयर आर सच डिसेबिलिटीज ऑल्सो, है ना? तो ऐसे एबिलिटी या डिसेबिलिटी और उनको के लिए स्पेस है क्या, और उसके अनुसार प्रोफेशंस, क्योंकि उसकी इसीलिए, और अभी हमारे देश में, हमारे अभी समाज में, इस दौर में इतना पीयर प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर रहता है कि अरे डॉक्टर का बच्चा को तो डॉक्टर ही बनना है, या डॉक्टर्स हैं तो उनके सारे बच्चों को डॉक्टर ही बनना है। और जब मैंने अपनी बेटी को सोशल साइंस पढ़ने के लिए ऑप्शन, मतलब वो उसने कहा कि सोशल साइंस पढ़ना है, मैंने कहा ठीक है। मैं उसके स्कूल गई थी और उसकी टीचर ने एकदम लिटरली मुझे हक किया और बोला कि आर यू अलाउइंग हर टू स्टडी सोशल साइंस? मैंने कहा हाँ, क्योंकि उसको पढ़ने की इच्छा है। सो आई थिंक देयर हैज टू बी अ एटीट्यूडनल चेंज हम पेरेंट्स के बीच, समाज में, कि जो बच्चे को पसंद है उसको हम पढ़ने दें, ताकि बच्चे इन स्कूल एंड स्टूडेंट्स, एंड नाउ 18 साल के बाद हम उनको वोट देने के लिए तो फ्रीडम दे देते हैं, पर कोर्स सेलेक्ट करने के लिए फ्रीडम नहीं देते। यू नो, इस तरह की डाइकोटोमी में हम कब तक जिएंगे? वी नीड टू बी मोर रियलिस्टिक। और अभी हमारे इस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज केवल नहीं, पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एरियाज और हर प्रकार के इंटरेस्ट को कैप्चर करने के ऑप्शंस आ रहे हैं। आई थिंक while it is talking about vocational courses also, I feel besides what is written, there's a lot of societal attitudinal change which is required, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि काश वो मेरे जीवन काल में ही वो दिन आ जाए जिस दिन हर तरह के स्किल को एक एकेडमिशियन की ही डिग्निटी मिले, हर उस आर्ट को, हर उस कोई से भी स्किल हो, यू नो, वही डिग्निटी मिले जो कि पुराने जमाने में टीचर को मिलती थी, आज के जमाने में डॉक्टर या इंजीनियर को मिलती है। अब शायद थोड़ा वकीलों को भी उस तरह से देखा जाए। बट व्हेन विल दैट डे कम हमारे देश में, जब एक
पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में नहीं किया है, हो सकता है इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है, और अगर वो लड़का या लड़की भी ट्रैक्टर चला रही है अपने खेत में, तो उसको अच्छा तुम्हें छुट्टी लेना है तुम्हारे खेत जोतने के लिए, ओके, तो आपको छुट्टी मिल सके उसी डिग्निटी के साथ, यू नो। कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन अच्छे सुथरे यूनिफॉर्म में हमारे रास्ता, हमारे सड़क बनाने वाले मजदूर डिग्निटी के साथ गए, अपना यूनिफॉर्म पहना, काम किया और वापस आ गए नहा धोकर, यू नो। किस दिन हम डिग्निटी दे पाएंगे ईच, हर प्रकार के प्रोफेशन को, हर, और इक्वल डिग्निटी हर स्किल को, क्योंकि हर एक हम, अगर हम उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो लेट अस ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल, लेट अस ट्राई टू, मतलब हम केवल पॉलिसी के द्वारा आर वी ट्राइंग टू, कैन वी नॉट एजुकेट our generation to look at education not as a product, क्योंकि प्रोडक्टिफिकेशन की बात होती है, rather than a way, और although मुझे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा था, जैसा मैंने पहले भी बोला कि पॉलिसी की कुछ स्टेटमेंट्स को लेके, जैसे एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। अरे बाबा, माय क्वेश्चन वुड बी, क्या मेरे ग्रैंडफादर केवल 1 क्लास तक पढ़े थे, उनका पोटेंशियल फुल नहीं था क्या? मेरे ससुर जी भी 3 क्लास तक केवल पढ़े हुए थे, क्या उन्होंने फुल पोटेंशियल से, ह्यूमन पोटेंशियल से नहीं जिया? आई मीन दैट देयर मस्ट हैव बीन कंपल्शंस और देयर मस्ट हैव बीन चॉइसेस। तो हम चॉइसेस के लिए भी जगह दे दें, कंपल्शंस के ऊपर ना जाकर, और परफॉर्मेंस बेस्ड, क्योंकि हमारा ये पॉलिसी स्ट्रेस करता है, हमें एम्फसाइज करता है परफॉर्मेंस में रादर देन प्रोसेस। आई थिंक एजुकेशन को अगर हम एक प्रोसेस की तरह लेने की कोशिश करें, जो बाय चॉइस वी टेक अ डिसीजन रादर देन अ परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी विच ओनली अर्न्स अस डिग्री या सर्टिफिकेट या जो भी, और हम अपने उस डिग्री के अनुसार किसी की डिग्निटी को मापें, उसके बदले हम ह्यूमन तो ह्यूमन और उनके स्किल तो स्किल पर सबकी डिग्निटी बराबर है। आई थिंक आई हैव बीन ट्राइंग टू बी रादर मतलब यूफोरिक, बट आई थिंक इट इज पॉसिबल, आई थिंक इट इज पॉसिबल। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। नाउ अब मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि एक प्रोफेसर या वाइस चांसलर से सवाल पूछने के पहले सोच समझकर पूछना चाहिए। तो I think the time would have been short for you. You would have spoken for hours maybe on this, and it would have been interesting for us to hear also. बट इसमें जो आपने 2-4 बिंदु उठाए, प्रश्न बड़े अच्छे लगे। मल्टीपल एग्जिट्स के साथ मल्टीपल एंट्रीज भी ये एजुकेशन पॉलिसी देती है। दूसरा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स की बात ये करती है, ये पॉलिसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स के इंक्लूजन की बात करती है। तीसरा, आपका जो बात था मातृभाषा, लोक भाषा और विदेशी भाषा, वो नंद कुमार सर ने भी कहा, तो वो काफी समीचीन लगता है, काफी सही लगता है। अब हम वापस सेकेंड राउंड कंक्लूड करते हुए हम एक बार अपने सांसद महोदय जी के पास चलेंगे। सर, आपसे कंक्लूड करता हुआ एक सवाल है। शिक्षा नीति बोलती है कि शिक्षा और शिक्षकों को उनका पुराना सम्मान लौटाया जाएगा, उनको समाज में सबसे सम्मानित स्थान उनको मिलेगा, उनके पेमेंट स्टैंडर्ड्स, उनके इंडक्शन स्टैंडर्ड्स, उनके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड और उनका सम्मान पुनर्स्थापित होगा। क्या यह संभव है, और है तो कैसे? ये विषय एक ऐसा है जिसमें कि बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, और खास करके जो झरिया जी ने बताया, कुछ इशारा किया कि हम लोग बहुत साधारण स्कूल से पढ़े हुए हैं, और उस समय परंपरा थी, हमने बचपन में देखा है खैर को छूना। मैं समझता हूँ आजकल ये नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिनों पहले मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, तो वहां पे आज देश के बहुत बड़े उद्योगपति सज्जन जिंदल जी आए थे,
और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल जो रिटायर हो गए, काफी वृद्ध 80+ के थे, वो भी आए, उन्होंने भी उनके पैर छुए। मतलब ये मैं बता दूं कि ये हमारे रग-रग में भरा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं कमर्शियलाइजेशन ने इस रिश्ते को थोड़ा शिथिल कर दिया है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे अंदर में कुछ बिल्ट इन शिक्षक के प्रति एक सम्मान की भावना है, केवल उसको बनाए रखना है। आपने भारतीय समाज में देखिए भगवान से भी अधिक महत्व शिक्षक को दिया है। याद करें वो कबीर का दोहा, जब उसने कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। तो और ये बात क्यों कही गई है? इसलिए कही गई है कि गुरु से ही आप की इच्छा पाते हो, लेकिन ये बात हो सकता है जो वेस्टर्नाइज्ड टीचिंग हो या सो कॉल्ड प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्कूल्स हो, उनके लिए ये हो सकता है फिट नहीं होता होगा। वहां पे इट इज जस्ट a professional is imparting a knowledge to somebody and is being paid for it. ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिक चीज है, बस इसको हमको बनाए रखना है। हम लोग हर साल की अखबारों में वार्षिक परिणाम आते हैं तरह तरह की परीक्षाओं के, और उसमें मुझे बड़ी खुशी होती है और कहीं न कहीं मैं अपने को भी उससे जोड़ता हूँ कि बहुत साधारण परिवार के लोग, बहुत दूर देहातों के बच्चे और स्कूल में, कॉलेज टॉप रैंकिंग में आते हैं, और कोई लोहार का बच्चा है, कोई रिक्शा बच्चा है, कोई का बच्चा है। तो एजुकेशन इज नॉट, ऐसा नहीं है कि कोई संपन्न स्कूल में ही बच्चे पढ़ते हैं। रदर मैं तो फील करता हूँ शायद बहुत महंगे स्कूल के और बहुत धनी परिवार के बच्चे उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, स्पोर्ट्स में तो नहीं ही आते, और भी जो कला के क्षेत्र में तो नहीं आते। तो इनको किसी न किसी शिक्षक का सानिध्य मिला, जिसके कारण से वो इस स्तर पे पहुंचे, और उन्होंने खुद भी मेहनत की होगी, शिक्षक ने उनको मोल्ड किया होगा। अभी देखिए कि अगर शिक्षक का रोल असीमित है और वो कितना देता है और कितना हम उनसे ले पाते हैं, ये हम दोनों के ऊपर में है। और इस चीज के लिए मैं समझता हूं कि सरकार की ये जो नीति है, और इस नीति के बारे में जो कही गई है कि इंटेंट एंड कंटेंट, ये दो शब्द का उपयोग किया गया है। इंटेंट तो समझ लीजिए कि हमारी इच्छा है, मन है, बदल भी सकता है, बट कंटेंट यूजुअली नहीं बदलता। कंटेंट बहुत सोच समझ करके, और कंटेंट लाया जाता है शिक्षा में। जैसा अभी नंद कुमार जी है, प्रयोग हुए और बहुत सारे प्रयोग हो करके अभी प्रयोग नहीं हुए हैं, और अच्छी बात है कि कुछ प्रयोग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और को लागू करना है, साथ में लेके चलना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि जो भारत का सर की आवाज शायद कट गई है। ओके, वी विल कंटिन्यू एंड मेरा अगला सवाल नंद कुमार सर से है। जैसा कि मैडम ने कहा, मैडम ने काफी क्लियरली कहा कि अगर स्कूली शिक्षा You are also not audible, Devashish ji. Looks like his connection is also not good. Yeah, it's also not good. Mr. Padar, म्यूट करके प्लीज कंटिन्यू करें, बिकॉज देवाशीष जी भी शायद डिस्कनेक्टेड हैं। मिस्टर पदार, आप अनम्यूट करके आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, अनम्यूट कर, अब ओके, सुन सक? यस यस यस, जी 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 जी, बोलिए सर। आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, तो ये हाँ, ऐसा मुझे भी लगा। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, शिक्षा जहां होगी, शिक्षक उसके केंद्र बिंदु होंगे, लेकिन शिक्षक को यदि रिस्पेक्ट पाना है तो उसको अपनी उपयोगिता बनाने रखनी होगी, अपने नॉलेज को अपडेट करना होगा। और आपने ठीक ही कहा कि स्किल को लेकर के मेरे ख्याल से शिक्षा नीति में ऐसे कुछ प्रावधान हैं कि यदि कोई स्किल फॉर्मल डिग्री, डिप्लोमा ऐसा भी देने का कुछ प्रावधान है। हो सकता है नंद कुमार जी इस पे विस्तार में बता सकेंगे। और एक्सिट, और ये तो प्रावधान आ गया है जैसा विदेशों में है। और कुछ जैसा आपने बताया कि हम कुछ अपने क्रेडिट जमा कर सकते हैं और उस क्रेडिट को हम बाद में उपयोग कर सकते हैं अपनी डिग्री के लिए। इसके बारे में मेरे ख्याल से जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये अगला नंद कुमार सर से आग्रह होगा कि सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। और दूसरा, जो हमारी कुलपति महोदया ने प्रश्न किया कि अगर स्कूली शिक्षा से अच्छे बच्चे निकल कर आएंगे तो आगे भी उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। आप सुन पा रहे हैं सर? तो मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आपकी आवाज आ रही, प्लीज आपका रिएक्शन, प्लीज रेस्पॉन्स। ओके, थैंक यू देवाशीष जी। तो पहली बात तो यह है कि शिक्षक को अपना मान खुद कमाना पड़ेगा, अपने आप नहीं मिलेगा। और ये सच्चाई भी है। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में जो हुआ, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाया, उस समय वास्तविक शिक्षकों का आत्मविश्वास बहुत गिरा हुआ था। और हम लोगों ने जब प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम शुरू किया तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अच्छे शिक्षकों को इकट्ठा करना शुरू किया। अब अच्छे शिक्षक मतलब क्या? तो जिन स्कूलों में जिन शिक्षकों के कक्षाओं में अभी 100% बच्चों को पढ़ना आता है और बुनियादी गणितीय संक्रियाएं आती है,
अभी तक हम लोगों ने आदर्श शिक्षक की बहुत बातें की, और उसमें फिर हमने हमेशा ये कहा कि कितने पेड़ लगाए, कितने न्यूज़पेपर में उनके कटिंग आए और कितने लोगों ने उनको रिकमेंड किया, वो हमने चेंज किया। दूसरी समस्या ये थी कि हमारे यहाँ 7.25 लाख शिक्षक महाराष्ट्र में, 7.25 लाख शिक्षक में हर साल 157 लोगों को शिक्षक पुरस्कार मिलता था। 157 कोई संख्या है 7.25 लाख के सामने? तो हमने ऐसा कंडीशन वो बनाया, टर्म्स एंड कंडीशन, कि जो 100% टीचर्स तक पहुंच सकता था। तो और शुरुआत हुई कि आप ये कर लिए तो आपको अच्छा बोला जाएगा। तो प्रगत स्कूल बोला, प्रगत शिक्षक बोला, और जब तक मेरा ट्रांसफर हुआ 53,000 स्कूल अपने आप को प्रगत डिक्लेयर कर चुके थे आउट ऑफ 66,000। जो मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो 1,11,000 स्कूल है महाराष्ट्र में। तो हर शिक्षक को उस स्तर पे पहुंचने लायक स्थिति बनाए, उसका रास्ता बनाए, उस बारे में उनको बातें करें उनसे, और फिर ट्रेनिंग दे दें कुछ जो आवश्यक हो। तो उससे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और टीचर के आगे बढ़ने का मतलब है कि बच्चा आगे बढ़ रहा हो तभी टीचर आगे बढ़ रहा है, ये क्लियर कट बोल देना चाहिए। तो उसके बाद फिर सब कुछ अच्छा होने लगता है। और जब जिस स्कूल में जिन कक्षाओं के बच्चे अच्छा सीखते हैं, उनके पेरेंट अपने आप शिक्षक को इज्जत देना शुरू कर देते हैं। तो वो मान सम्मान है ना, वो इतना कठिन काम नहीं है, वो मिल जाता है। दूसरी बात, झारिया मैम ने जो कहा था, किस पे, देवाशीष जी, किस मुद्दे पे कहा था आपने? मैम सर, झरिया मैम ने कहा कि आपने भी जैसे कहा ECCE पे आपने ध्यान दिलाया कि अगर वहां लिटरेसी, न्यूमरेसी और कॉम्प्रिहेंशन पे काम नहीं होगा तो बच्चा इरिपेरेबल हो जाता है। वी हैव डन एन इरिपेरेबल डैमेज टू द चाइल्ड। उसी तरह मैडम ने कहा कि अगर आपने सेकेंडरी स्कूल में नहीं पढ़ाया उसको, तो वो हायर एजुकेशन के लिए इरिपेरेबल प्रोडक्ट उनको मिल जाता है और उनका प्रोसेस वहां पे बॉटलनेक बन जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं एक चेन के रूप में? मैं बिल्कुल, ये वहीं से जुड़ा हुआ है। मतलब हम एक्चुअली शायद बच्चा जब पैदा होता है तब से हमारी गलतियां कुछ कुछ शुरू होती है, और इसलिए हम लोगों ने अभी शुरू किया है कि बच्चा पैदा होते ही क्या क्या सुनेगा, इस पे भी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे टीचर लोगों का टीम है। हालांकि हम लोगों ने अंग्रेजी के नाम से किया कि अंग्रेज का बच्चा जो अंग्रेजी सुनता होगा पैदा होते ही, वो हमारा आदिवासी गांव का बच्चा सुन ले, उसके लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि क्या होगा। तो गलतियां वहां से शुरू होती है कि हम बच्चों को बोलने नहीं देते। वो कुछ प्रश्न पूछता है तो हमको उत्तर नहीं पता, तो हम उनको चुप करा देते हैं। फिर आंगनवाड़ी में भी वही होता है, फिर स्कूलों में वही हो जाता है। तो कॉलेज एक्चुअली 2.5 साल की उम्र तक 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का। और जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है तो उसमें न्यूरॉन्स का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। जितने ज्यादा न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगे ब्रेन में, उतना ही ज्यादा वो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि ब्रेन का उतना यूज होता है। कनेक्टिविटी नहीं हो तो वो न्यूरॉन झड़ भी जाते हैं, और फिर बच्चा एक प्रकार से कम इंटेलिजेंट होता है। हालांकि लेटेस्ट ब्रेन साइंस है वो कह रहा है कि बाद में फिर से इलास्टिसिटी रहती है और जुड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम बच्चे के इंक्विजिटिवनेस को जब सप्रेस करते हैं, वो माँ बाप को पता नहीं रहता है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम पेरेंट ट्रेनिंग का बनाया। टीचर ट्रेनिंग का 6 दिन का है हमारा, तो पेरेंट ट्रेनिंग का 3 दिन का है, 2-2 घंटे का। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। तो ये बहुत जल्दी हम चाह रहे हैं पूरे 140 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दे दिया जाए, और वो हो जाएगा क्योंकि जूम वगैरह सब फ्री में अवेलेबल है। तो और अपने कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, तो एरोप्लेन की जरूरत नहीं है। और कोरोना ने हमको बता दिया कि अभी घर बैठे कर सकते हो, बहुत घूमो मत, घूमने की इच्छा हो तभी जाना, काम करने के लिए जाने की जरूरत नहीं। तो वो, और इसलिए वो गरीबों के भी हाथ में आ गया। तो किसी भी आदमी को कुछ करना आता है तो उसको आ जाएगा। तो यहाँ पे एक NRLM करके प्रोजेक्ट है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। वहां पे 50 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। तो उनके जो ट्रेनर्स हैं उनको हम पेरेंट ट्रेनिंग में वो ट्रेनर बना रहे हैं। वो चलते चले जाएगा। तो जब जब एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा है, उसको आप ह्यूमन बीइंग के तरह ट्रीट करते हैं, बेटे के रूप में भी नहीं, बेटी के रूप में भी नहीं, ह्यूमन बीइंग के रूप में, तो फिर उसकी जो ग्रोथ होती है ना, जो हाईएस्ट पोटेंशियल की जो बात होती है, तो उधर हो जाता है। तो वो प्री प्राइमरी से जो प्रॉब्लम शुरू होता है, घर से फिर प्री प्राइमरी पे, फिर प्राइमरी पे, तो नेचुरली कॉलेज में जाके बहुत कुछ करने लायक बचते नहीं है वो बच्चे। एक्चुअली वो 6 साल में भी बहुत करने लायक नहीं बचते हैं, क्योंकि वो 6 साल में कभी नेग्लिजेंस कोई कम नहीं होता है। इसका मैं उदाहरण बता दूं
और ये मैं 20 साल पहले जब मैं एजुकेशन फील्ड में घुस रहा था उस समय की बात है, मैं यूनिसेफ में काम करने के लिए। तो ये 1997 की बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का बच्चा जब ग्रेड 1 में स्कूल में आता था तो उसको 3000 से 3500 शब्द पता होते थे, और उसी उम्र में इंडिया का बच्चा आता था तो उसको 1500 से 2000 शब्द, तो वहीं से 1500 शब्दों का पिछाड़ी हो गया। तो ऐसे पिछड़ना चालू रहता है, तो कॉलेज में बहुत करने के लिए मतलब कर नहीं सकते उनके साथ। अब हम लोग जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो जिसको हम इंटरनेशनल एजुकेशन बोल रहे हैं, उनको शायद कॉलेज की जरूरत नहीं रहेगी। ये बहुत अलग टाइप के बच्चे, ये 2 क्लास आगे चलते रहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि सर मुझको 10वीं का बच्चा बोले मुझको 12वीं आता है, मुझको परीक्षा देने का कोई तरीका बताओ। तो हम सारे बोर्ड्स को बोल रहे हैं कि ये बोर्ड तो नहीं कर पाएंगे, तो NIOS करेगा शायद, तो हम उसको खोज रहे हैं। तो हमारे बच्चे आगे आगे चल रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम ये जरूर है कि स्कूल में, और इसीलिए यूनिवर्सिटी और स्कूल को एक साथ काम करने की बात बहुत बोली गई, इस एजुकेशन पॉलिसी में नहीं कहा गया है, लेकिन वो बात समझ में नहीं आई। मैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा सचिव था, तो मैं वाइस चांसलर लोगों के साथ भी चर्चा की, सबको एक साथ बुलाया, लेकिन हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए एक दूसरे से। तो लेकिन अब अच्छा ये हुआ है कि जो प्राइमरी टीचर है या मिडिल स्कूल के टीचर हैं, उन्हीं में से अच्छे लोग आइडेंटिफाई करने का तरीका जो महाराष्ट्र ने खोजा, और अभी पहले हम तो 2015 में व्हाट्सएप यूज कर करके सारा काम किया, अब व्हाट्सएप प्लस ये सब है, जूम है, गूगल मीट है और वेबएक्स है, ये सारी चीजें हैं। तो ये दोनों मिला के आई डोंट थिंक वी नीड एनीबॉडी, एक्चुअली गवर्नमेंट शुड कीप पेइंग सैलरी, बाकी का काम टीचर कर डाले, ऐसा हो रहा है, और इसीलिए बहुत तेजी से हो रहा है। वेरी वेरी थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। काफी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने निकाल के दिए कि मैडम की जो चिंता थी प्रोसेस की, तो वो प्रोसेस तो घर से ही शुरू हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है। तो इट्स ग्रेट टू नो कि आप पेरेंट्स पे भी काम कर रहे हैं और पेरेंट्स ट्रेनिंग पे भी 3 दिन का वर्कशॉप आप चला रहे हैं। तो उसके बाद अगला जो आप लोगों ने बड़ा शानदार उसमें काम किया है कि आपकी शिक्षा पद्धति में बच्चे को आप खुद ही पढ़ने के लिए पाठ देते हैं और बच्चे को सवाल बनाकर लाने बोलते हैं, तो शायद इससे टीचर का काम काफी आसान हो जाता है, और इसको काफी इस्तेमाल आप कर चुके हैं, तभी आप इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि कॉलेज में जाने पर बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यू आर डेवलपिंग, यू आर वर्किंग ऑन अ स्पेशल सिस्टम। तो आप आदमी तैयार कर रहे हैं फुल पोटेंशियल वाली, जो मैडम ने बात कही। मैडम सिंस टेक्नोलॉजी से हैं, और हमारा झारखंड स्टेट टेक्नोलॉजी स्टार्व्ड स्टेट है। यहाँ टेक्नोलॉजी के टी से प्रशासन को बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। कोई सुन रहे होंगे तो क्षमा करेंगे प्रशासन के लोग। लेकिन मैडम आपके आने से उम्मीदें हैं। नई नीति भी वर्चुअल लैब्स, एड टेक की बात करती है, अगेन फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी यूज करने की बात करती है। क्या आप कुछ ऐसा प्रयोग यहाँ झारखंड के जैसे प्रदेश को लेकर कुछ आपकी कल्पना में है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस देवशीष जी, आपका एक सेंटेंस जो आपने बोला कि प्रशासन को टेक्नोलॉजी से उतना वास्ता नहीं होता है, ये मैं आपको बतलाना चाहूंगी। हमारी कल भी बैठक हुई थी सभी वाइस चांसलर्स झारखंड के यूनिवर्सिटीज के, परंतु इस साल जैसे हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन स्किल, टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट वाले डायरेक्टरेट के तहत, तो मैं ये बतला दूं कि डायरेक्टरेट बहुत ही कॉन्शियस है और बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन मोड में है और मूड में है, और इसलिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए बहुत ही उसमें एफर्ट किया जा रहा है। पर झारखंड में बॉटलनेक है, और वो बॉटलनेक कहाँ है? अभी अगर यूजीसी के जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो एग्जामिनेशन के लिए आया, हमारा 8 जुलाई को ये निर्गत हुआ था और हमारी यूनिवर्सिटीज में आया 8 ही जुलाई को, जहां तक मुझे याद है। तो उसमें ये कहा गया था कि बाकी सभी सेमेस्टर्स का एग्जाम ना लिया जाए, परंतु टर्मिनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया जाए, जो कि 6 सेमेस्टर अंडर ग्रेड, 4th सेमेस्टर पोस्ट ग्रेड, और इसी तरह टेक्निकल एजुकेशन के भी फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, ताकि उनका
एग्जिट बहुत ही इज्जत के साथ हो, उनका जो मार्क्स मिलेगा एग्जामिनेशन में उससे हो, और इसलिए इतना भी प्रोविजन यूजीसी ने कहा कि ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड, ओके, सब में करके करने के लिए, ऑलराइट। परंतु मैं ये बतलाऊं कि बॉटलनेक कहाँ है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जो जितने विद्यार्थियों का हमें एग्जाम लेना यूजीसी के इस रिवाइज्ड गाइडलाइन के अनुसार बाध्य है, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट देयर एग्जाम, उनके बीच हम लोगों ने सर्वे किया। 91% वो हैं जिनके पास या तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, हम फोन लेकर, क्योंकि वो अभी घर में है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है उनके पास, या तो उन्होंने कहा है पुअर है या फिर नहीं है, ओके, केवल। और कुछ लोगों ने तो रेस्पॉन्ड भी नहीं किया, इसका मतलब उन तक क्वेरी पहुंचा नहीं, इसलिए क्योंकि इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और विच मीन्स केवल 9% ने रेस्पॉन्ड किया है। इसका क्या मतलब है? हमारे पास टेक्नोलॉजी का बॉटलनेक है, और इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की कि हमारे यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, नेटवर्क्स और टेलीकॉम के, उनको कांटेक्ट करने के लिए, उनसे रेस्पॉन्सेस नहीं आए, बल्कि अभी हमारी कल की मीटिंग में ये सजेशन आया है कि डीसीज को कम्युनिकेट किया जाएगा कि वो कुछ ना कुछ प्रोविजन किए करें। इतना तक कि एनआईसी ने कहा कि जो प्रज्ञा केंद्र होते हैं हम उनको थोड़ा एनेबल करेंगे, ताकि इस बार जो मुहिम झारखंड में एडमिशन को लेके है, नए बैच की एडमिशन की, कि केवल ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगे, ओके, तो वो कामयाब हो सके। तो उसके लिए, और उन्होंने कहा क्लियर टर्म्स में कि ऑफलाइन एप्लीकेशंस नहीं होंगे। मैंने ये कहा कि ऑफलाइन अगर एप्लीकेशंस नहीं होंगे, हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड सिचुएशन है और ब्लेंडेड मोड काम नहीं करेगा बिटवीन दिस परसेंटेज। अगर हमारे पास इवन 70, 60, चलिए 50-50 भी होता, 50 had access somehow access to internet, और वो ऑनलाइन कर पाते, तो बाकी के ऑफलाइन हम कर सकते, बट जब हमारे पास लगभग 13,000 एग्जामिनीज हैं, ओके, अक्रॉस 32 कॉलेजेस, हम उनके अरेंजमेंट्स भी करें, तो सैनिटाइजेशन और वो स्पेस इत्यादि का असेसमेंट हमने कर लिया, बट इट इज नॉट वाइबल राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल बॉटलनेक। चलिए हम फोन, मोबाइल फोन भी दिलवा देंगे हर स्टूडेंट को, स्मार्टफोन दिलवा देंगे, बट we still have that bottleneck, the access, and therefore I'm coming to that point, हम कितना भी एडवांस और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशन पर बेस करके एजुकेशन के लिए नए नए एवेन्यूज बनाए, जिसको इन शेयर्ड मोड, कोलैबोरेटिव मोड, and even saving of a lot of saving from repetitions, or pooling in resources for more and more learnability, अगर हम वो भी करें तब भी there are pockets, हमारे देश में अभी भी पॉकेट्स हैं जहां एक्सेस की प्रॉब्लम, इसके एक्सेस की प्रॉब्लम इंटरनेट की एक्सेस या टेक्नोलॉजिकल वायबिलिटी के कारण होगी। I have only, मेरा अभी 70 डेज हुआ है मेरे इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किए हुए, और इस बीच जितना भी मैं इस क्षेत्र को समझ पाई हूँ, I think if technology becomes a possibility, then a whole lot of things will be possible, but until such time, हम जितना भी टेक्नोलॉजी की बात करें for education, we will still have a divide of certain pockets, and therefore maybe some special attention is required. And I have just spoken out my heart, because यहाँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में इस तरह की परिस्थिति को देख रही हूँ, and I'm speaking my heart out in front of
माननीय हमारे एमपी महोदय के सामने, आई मीन नॉट टू मेक अ कंप्लेंट टू हिम, बट देन दिस इज रियलिटी आई एम सिटिंग ओवर, एंड आई रियली होप कि मेरे जो यहाँ 3 साल का दौर होगा उसमें वी वुड बी एबल टू सी, इफ नॉट everything which is technology mode, but then जैसे नंद कुमार जी ने बताया कि व्हाट्सएप के जरिए ये कर लिया था, अभी हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स उसी व्हाट्सएप के जरिए अपने टीचिंग लर्निंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो गांव में हैं और बिल्कुल नहीं, वो कभी-कभी चले जाते हैं अपने बगल की पहाड़ी पे चढ़ के, वहां से फिर वो सिग्नल में थोड़ा बहुत टाइम अपना ये कर, तो आई मीन learners are keen, educators are trying to pass on, do their duty at the moment, पर वो टीचिंग लर्निंग का जो मजा है ना, फॉर दिस रीजन आई होप, कोविड ने हमें बहुत चीजें सिखाई हैं पर कुछ यथार्थ के साथ भी हमारा सामना कराया है, एंड इसलिए इन यथार्थों के साथ हमारी संभावनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता के बावजूद हमारी संभावनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, ना कि उनके ऊपर सॉफ्ट स्टोरी बताने की। मैनी थैंक्स मैडम, मैनी थैंक्स। काफी अच्छे तरीके से आपने अपनी चुनौती का भी जिक्र किया और संभावनाओं की भी बात की, और ये तो इतना अच्छा पैनल है कि अगर सारे दिन भी डिस्कशन किया जाए तो कम पड़ेगा, समय लगेगा कि पता ही नहीं चला, इतने सारे बिंदु हैं अभी भी चर्चा करने को। लेकिन उम्मीद है 15 अगस्त को भारत सरकार की ओर से घोषणा हुई है कि भारत के 6 लाख से ज्यादा गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा। उम्मीद है कि हमारे पॉलिटिकल गार्जियंस, हमारे पॉलिटिकल कस्टोडियंस सोसाइटी के बेटर गुड में कुछ अच्छा करते रहेंगे और तेजी से करेंगे। तो अगर कुछ और किन्हीं को कुछ जोड़ना हो तो जोड़े, फिर हम लोग, अन्यथा फिर हम लोग इसको वी विल कॉल इट अ डे। एमपी साहब, मैं थोड़ा सा देवाशीष जी सर, मैं थोड़ा सा जरूर बताता हूँ सर, क्योंकि हम तो कोशिश करेंगे कि एक भी बच्चा ना छूटने पाए, और टेक्नोलॉजी के अलावा कोई चारा है नहीं। शिक्षक थे ही तो शिक्षक भी नहीं जा पाते कई कारणों से, 4 महीना रोड बंद हो जाता है, कई जगह LWE की समस्या से डरते रहते हैं। तो फिर भी मतलब शिक्षक जितनी जगह जाते थे उससे कम जगह छूटेंगे अब के टेक्नोलॉजी से। हमारे, और ये मैं कॉलेज लेवल पर नहीं बोल रहा, कॉलेज लेवल में हो सकता है इंटेंसिव इनपुट रहता होगा। अभी हमारे शिक्षकों ने 2 मिनट के अंदर 40 बच्चों को कीपैड मोबाइल पर, मतलब व्हाट्सएप नहीं तो टेलीफोन से भी जोड़ने का तरीका खोज निकाला है, वो भी करेंगे। और वहां पे हमने ये, क्योंकि एक सिस्टम हम ला रहे हैं कि एक गांव में 3 भी टैबलेट हो तो 30 बच्चों को हम सिखा पाएंगे, और वो टैबलेट टीचर के साथ 15 दिन में एक बार टीचर के साथ आएगा, और टीचर अपने नेटवर्क कवरेज एरिया में रहता है, वहां से वो अपलोड करेगा उसमें कंटेंट, और फिर एक टैबलेट से 10 बच्चे एक साथ सीखेंगे, जो कि हमने बोला कोलैबोरेटिव लर्निंग है हमारा। तो वो उनको क्लास का भी मजा आ जाता है, बच्चों से मिलने का भी मजा आ जाता है, और स्कूल बंद नहीं है तो टीचर का भी डर नहीं रहता है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आई एम स्टिल होपफुल कि वी विल बी डूइंग इट मच फास्टर इन दिस कंट्री नाउ, क्योंकि टीचर हमारा मोटिवेटेड दिखता है, क्योंकि बच्चा तेजी से सीख रहा है। तो टीचर का सारा मोटिवेशन इज कमिंग फ्रॉम कि चाइल्ड इज लर्निंग वेरी फास्ट। और हम लोग हमारे ट्रेनिंग में बोलते हैं कि इस ट्रेनिंग को ले लेने से शिक्षक का काम आधा, परिणाम दुगुना से ज्यादा, और आनंद तिगुना से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत मजेदार है, ये सबके लिए मजेदार है, और मैं बहुत आशावादी हूँ हमारे देश के लिए। और 5 साल नहीं लगेगा FLN में, 3 साल लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। 3 साल में मैं, MP साहब कुछ कहना चाहते हैं सर? सर, और सब कम मिलता है मैडम, लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, शायद अभी आप वहां पे नहीं है, कि सारे देश में संथाल परगना एक चीज के लिए फेमस है,
कि जितने साइबर क्राइम होते हैं वो संथाल परगना से ही ओरिजिनेट होते हैं। एक लाइटर वेन में आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो सही काम के लिए हो सकता है आपको सिग्नल कम। ओके, है कि एक रेलवे स्टेशन में भी हो रहा है कि जितने रेलवे स्टेशन में है सारों में फ्री वाईफाई दी जा रही है। एक डिबेट के दौरान मेरे को भी इसका क्या इफेक्ट होगा का अंदाज नहीं था, लेकिन कभी एक डिबेट के दौरान बताया गया कि एक रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई जो होता है और इंडिया के सारे रेलवे स्टेशन में होना है, तो ये केवल रेलवे के कर्मचारियों के लिए नहीं हो रहा है, बेसिकली ये एक सामाजिक उत्थान के लिए जो रहा है, कम्युनिटी वाईफाई के तौर पे उसका उपयोग किया जाएगा। और जैसे टैबलेट करना हो, कोर्स को रिचार्ज करना हो, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। मैं समझ वी आर हेडिंग टेक्नोलॉजी इक्वलाइजर इन regional and government schools and village schools, urban schools, ये टेक्नोलॉजी विल बी बिग इक्वलाइजर और हम लोग राइटली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसके परिणाम हमको मिलेंगे। थैंक यू मैम, आप कुछ कह रही थी। थैंक यू सर। एक छोटी सी देवाशीष फॉर सर, एक मिनट, हाँ, सुन लिया जाए। एक छोटी सी बात देवाशीष जी, आई मीन देयर इज वन एंटायर सेक्शन 23 in this policy document which talks a lot, जो जिसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और एआई की चर्चा हुई है। और चूंकि मैं पिछले कम से कम 28 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई हूँ और मशीन लर्निंग बेस्ड ही मेरा रिसर्च रहा है पिछले 25 साल से, और इसलिए मुझे पता है कि उसकी क्या पोटेंशियल है। और परंतु इसलिए हर ऐसी वस्तु जिसका पोटेंशियल काफी होता है उसे मिसयूज से बचाना बहुत जरूरी है। एंड आई वुड वांट ऑल दोज हु वुड वांट टू अप्लाई, मतलब जो एआई को एजुकेशन के यहाँ बहुत क्लियर टर्म्स में लिखा है कि कैसे प्रेडिक्ट करके प्रेडिक्शन होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं वही काम करवाती हूँ। बट इस प्रेडिक्शन का क्या, अगर जैसे सर ने कहा वो इक्वलाइजर बनाने के लिए कि जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं उनको सामने लाने के लिए, उनको एनेबल और ये करने के लिए एनेबलर की तरह से इस्तेमाल होगा, देन आई एम फॉर इट। अदरवाइज अगर वो डिवाइड को और बड़ा गैप और वाइड करे तो व्हाट इज द यूज। हाँ, एंड सर थैंक यू, आपने याद दिलाया संथाल परगना में, पर वो एक जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में सर मेरे अंडर में और 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां वाईफाई नहीं है। So thank you very much, but at this note, yes, there is a lot of scope that which is there, और हमें इन सभी चीजों का सही इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, मिसयूज नहीं। बहुत अच्छा लगा मैडम। मुझे समझ में आया कि आप शायद जामताड़ा में रहती तो आप उनका भी कुछ सदुपयोग कर लेती। और इसी के साथ लाइटर नोट में वी वुड लाइक टू कॉल इट अ डे। एंड काफी अच्छी चर्चा रही और आगे भी हम लोग आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और पब्लिक गुड में उसको कैसे बेहतर कोई सर्विस, प्रोसेस या मॉडल की तरह लेकर बढ़ सकते हैं, उस पर चिंतन करेंगे। आप सभी ने इतना अच्छा समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय झारखंड, जय भारत। झारिया मैम, आपसे एआई थोड़ा मोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं देवाशीष जी से फोन नंबर ले लूंगा आपसे। मैं बच्चों को सिखाने लायक है ना, मैं आपसे कुछ आइडिया लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सो गुड टू सी यू। एंड जरूर हमारा कॉन्फ्रेंस, नंद कुमार जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और आपकी चर्चाएं तो मैंने सुनी थी जैसा मैंने बतलाया। सो थैंक यू देवाशीष जी, आपने ये मौका मुझे दिया कि सर से भी और नंद कुमार सर से भी। थैंक यू एमपी सर, थैंक यू वेरी मच सर। अभी मिलेंगे सर, बॉम्बे आएंगे तो आप जी। थैंक यू, थैंक्स सर। थैंक यू। Can we leave the meeting, Debashish ji? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you.